हेलो स्टूडेंट, मैं सर्वेश शर्मा एमएमईटी कॉलेज नगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको विश्लेषण विधि के बारे में बताया था। आज मैं आपको संश्लेषण विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो संश्लेषण विधि होती क्या है इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। संश्लेषण विधि सिंथेटिक मेथड। ठीक है, जैसे कि आपको पता है विश्लेषण, आपको बताया था विश्लेषण में क्या किया गया था, जो तथ्य थे, जो समस्या थी, उसको हमने क्या किया था, छोटे छोटे भागों में विभाजित किया था। ठीक है, अब ये विधि है संश्लेषण विधि, ये जस्ट अपोजिट है, उसकी विपरीत विधि है ये, है ना। तो संश्लेषण में क्या होता है, जो विश्लेषण में हमने विभाजित किया था समस्या को छोटे छोटे भागों में, अब उन भागों को इकट्ठा करते हुए समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, ये होती है संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण में होता क्या है, जैसे जो भी समस्या दी गई है, समस्या विश्लेषण में क्या किया गया था, उसका विच्छेदन किया गया था। क्या किया गया था, विच्छेदन। विच्छेदन के बाद वो विश्लेषण विधि बनी थी, विश्लेषण हुआ था उसका। ठीक है ना, क्या हुआ था, विश्लेषण। और विश्लेषण के बाद जब तथ्यों को वापस हम इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे, संगठित करेंगे, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब संबंधित तथ्यों को इकट्ठा करेंगे तो वो संश्लेषण हो जाता है, संश्लेषण। ठीक है, तो ये विधि होती है संश्लेषण विधि। इसमें देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि इसको हम किस प्रकार अप्लाई करें। गणित में खास तौर से ये बहुत ही उपयोगी विधि है मैथमेटिक्स के अंतर्गत, है ना। संश्लेषण कब शुरू किया जाता है, पहले विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद संश्लेषण करना चाहिए। कोई भी समस्या, कोई भी आप सवाल होगा, सबसे पहले क्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए। जब विश्लेषण कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या कीजिए, संश्लेषण। और जो विश्लेषण होता है वो मौखिक रूप से होना चाहिए। उसके बाद जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तो संश्लेषण करने में दिक्कत नहीं आती और समस्या का समाधान कैसे हो जाता है, आसानी से हो जाता है। इसमें जो शिक्षण सूत्र लगे हैं, शिक्षण सूत्र क्या क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर कहां जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, और दूसरा है अनुमान से निष्कर्ष की ओर। क्या होगा, अनुमान के आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेंगे। ज्ञात है हमको, है ना, उसके जो विश्लेषण में ज्ञात हो चुका है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आगे इसको बढ़ा रहे, संश्लेषण की ओर बढ़ रहे हैं, तो ज्ञात से हम क्या पहुंच रहे हैं, अज्ञात की ओर। तो ये इसके शिक्षण सूत्र हैं। ठीक है, अब देखिए संश्लेषण विधि को गणित में किस प्रकार हम अप्लाई करते हैं, है ना। तो जैसे इसका आपको उदाहरण दूंगा, उदाहरण के आधार पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप समस्या को बच्चों के सामने किस प्रकार रखोगे, कैसे समस्या का समाधान करोगे, ये चीजें हैं। तो मैथमेटिक्स में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे देखिए कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है, क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल
625 वर्ग मीटर है तो 15 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का खर्चा ज्ञात करो। ठीक है, जैसे ये कोई एक समस्या दी गई है, एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमको किस विधि के द्वारा हल करना है? संश्लेषण विधि के द्वारा। विश्लेषण विधि के द्वारा आपको मैंने पहले बता दिया। विश्लेषण में क्या होगा, आप बच्चों से मौखिक रूप से प्रश्न पूछोगे, इसका विश्लेषण करवाओगे कि क्या दिया गया है, इसका समाधान आप कैसे करोगे। जैसे क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्गाकार कोई खेत है उसका क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, तो उसकी भुजा कैसे ज्ञात करोगे, है ना। तार लगवाना है तो तार की कुल लंबाई कैसे निकालोगे आप, तो ये विश्लेषण के अंतर्गत आ जाता है। तो विश्लेषण में सब चीजें पहले से क्लियर हो जाती है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको संश्लेषण करना पड़ेगा। जब संश्लेषण होता है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें संश्लेषण में अध्यापक प्रश्न पूछेगा बच्चों से, ठीक है, और इसका हल निकलेगा या उत्तर निकाला जाएगा। किस रूप में, किस तरीके से होगा, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के रूप में बताएगा, इसका हल किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसका हल? सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, क्या कहोगे आप कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो उत्तर बच्चे बताएंगे, क्या बताएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 625 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आप बच्चों से अगला क्वेश्चन क्या पूछोगे संश्लेषण में कि क्षेत्रफल दिया गया है तो भुजा कैसे ज्ञात करोगे, या वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा ज्ञात करो। ठीक है ना, वर्ग की भुजा वाला कैसे ज्ञात करने को उनको पता है कि किस तरीके से निकाला जाता है। आप विश्लेषण के द्वारा अपने बच्चों को बता दियोगे ये बारे में, बच्चों ने इसको क्लियर कर लिया है। तो क्या होगा, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, तो भुजा कैसे निकाली जाएगी, 625 का अंडर रूट निकलेगा और वो मान कितना आएगा, 25 मीटर। बच्चे बता देंगे कि इसकी जो वर्ग की भुजा है वो कितनी आ गई, 25 मीटर आ चुकी है। इसके बाद फिर क्या किया जाएगा, वर्ग की भुजा आ गई है तो वर्ग का परिमाण क्या होगा, वर्ग का परिमाण ज्ञात करो। बच्चों को पता है वर्गाकार आकृति है तो परिमाण कैसे निकालते हैं, ये विश्लेषण में हो चुका है, तो वो बताएंगे। इसका सूत्र भी बता सकता है कि 4 गुना भुजा, ठीक है ना, 4 गुना भुजा, और इसमें मान जमा के बता देंगे कि 4 गुना भुजा कितनी आई है, 25, तो कितना आ गया, 100 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे कि तार लगाने का, इसमें वर्ग की भुजा मालूम हो चुकी है अपने पास। ठीक है, इसके बाद तार लगाने का खर्चा ज्ञात कीजिए, का खर्चा। ठीक है ना, तो कितना होगा, इस तरीके से निकालेंगे। उनको पता है कि जो परिमाण है वो कितना निकल चुका है, 100 मीटर निकल चुका है। तो खर्चा निकालने के लिए क्या करेगा कि 100 को कितने से गुणा कर देगा, खर्चे से गुणा कर देगा। खर्चा कितना है, 15 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर पर जो खर्च होता है वो कितना है, 15 रुपए। तो 100 मीटर पर कितना खर्चा हो जाएगा, वो 15 मीटर पर, इसका मतलब ये हो गया 1500 रुपए। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, जो समस्या थी उसका समाधान किस विधि के द्वारा हुआ है, संश्लेषण विधि के द्वारा। ये विधि है, इस आधार पर आप समझ गए होंगे कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, विश्लेषण में जैसे आपको उदाहरण के द्वारा मैंने बता दिया था, विश्लेषण होने के बाद फिर क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है। जब विश्लेषण पहले हो चुका होता है तो
संश्लेषण करने में दिक्कत नहीं आती है, बालक उसको आसानी से सीख लेते हैं। तो यही आपकी संश्लेषण विधि है। धन्यवाद।